हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की शुरुआत। देखिए जी, हमारा इंडियन लॉजिक और लॉजिकल रीजनिंग, ये दोनों का दोनों जो है वो रिवीजन कंप्लीट हो चुका था। एक है 1 घंटे 12 मिनट का और एक था सिर्फ 50 मिनट का, है ना। उस 50 मिनट में मैंने इंडियन लॉजिक पूरा खत्म कर दिया है और उम्मीद, यकीन मानिए, अगर आपने उसको देखा होगा उस वीडियो को तो आपको लगा होगा कि हाँ भाई, इससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं का क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आज के बाद फिर आपके छठ पूजा तक की हो जाएगी छुट्टी, तो छठ पूजा के ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, है ना। कल से फिर आपका खीर प्रसाद वाला है और एक दिन शनिवार, है ना, वो रविवार हो जाएगा आपका फर्स्ट पूजा और सेकंड पूजा मंडे, यानी कि फिर ट्यूसडे या वेंसडे से आपकी क्लास जो है वो शुरुआत हो जाएगी। आज हम लोग क्या कर लेते हैं सर, आज हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग के, फिर पेपर 2 की शुरुआत हमारी हो गई ना। पेपर 1 ऑलमोस्ट हो चुका है, मैथमेटिकल के मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं और बाकी सारी चीजें ले चुका हूँ। आरसी और डीआई, आरसी तो कुछ है नहीं, वो तो प्रैक्टिस है। डीआई चल ही रहा है ना। और उसके साथ साथ लास्ट बचा पीपल एनवायरमेंट, उसके भी भाई साहब क्या करेंगे, हम अपने सिक्योर प्रीवियस ईयर जो है वो कर लेंगे, है ना। तो चलो आज शुरू करते हैं। आज क्या शुरू करने वाले हैं सर, आपके जो है लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आइएगा जी। तो उससे पहले क्या करना है, उससे पहले आपको नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जहां पे ये नोट्स में क्या करता हूँ, डाल देता हूँ। ठीक है जी, चलिए उसके साथ साथ आप इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको क्या पड़े सर, यूजीसी नेट की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। देखिए पीवाईक्यू ऑफ लॉजिकल रीजनिंग 2022 और 23। भाई साहब प्रीवियस ईयर 2022-23 की अगर मैं बात करूं तो इसमें ना 3-4 यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया था, स्क्वायर पोजिशन से, इंडियन लॉजिक से, और कुछ क्वेश्चंस आपके इंडियन लॉजिक का ही सेकंड पार्ट जो है ना, स्ट्रक्चर ऑफ काइंड्स ऑफ अनुमान 5 हेतुभाष से, उससे तो वो यही सब सारी चीजें से क्वेश्चन पूछा गया है और कुछ वेन डायग्राम से। तो ये सारा चीज पूछा गया, तो आइए मजे से इसको करते हैं। मुझे यकीन है कि आपने पहला वीडियो देख लिया होगा आपका लॉजिकल रीजनिंग का, तो उसमें से फिर ये क्वेश्चन, और सेकेंड वीडियो भी देख लिया होगा तो उसमें से होगा। थोड़ी तबियत खराब है, थोड़ा आराम आराम से बोलूंगा, है ना, और पढ़ाऊंगा, और आपको क्या करना है, बस आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है विच इनफॉर्मल फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, उसमें कौन सा फैलेसी आ रहा है इनफॉर्मल, वो बताना। 20 तरह की इनफॉर्मल फैलेसी मैंने बताई है, आइए देखते हैं उनमें से कौन सा है। कह रहा ऑफ कोर्स यू वांट टू XYZ टूथपेस्ट। आप क्या चाहते हो, XYZ टूथपेस्ट क्या करते हो, चाहते हो, है ना। चाहते हो मतलब यूज करना चाहते हो, तो देयर मस्ट बी ए रीजन, उसके पीछे कोई रीजन होगा। वाई, क्यों 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 करते हो भाई, तो कह रहा है 90% ऑफ इंडिया ब्रशेस विद XYZ टूथपेस्ट, इसीलिए। तो एक स्टेटमेंट दिया गया है कि भैया निश्चित रूप से आप XYZ टूथपेस्ट यूज करना चाहते हैं, कोई कारण तो होगा इसके पीछे। बोला नहीं, कोई कारण नहीं, क्योंकि 90% लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए हम भी यूज कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं भेड़ चाल। क्या बोलते हैं, भेड़ चाल। मैंने बताया है भेड़ चाल का बोलते हैं एड आर्गुमेंटम एड पॉपुलम। क्या बोला जाता है इसको, आर्गुमेंटम एड पॉपुलम, है ना। इसको भेड़ चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भेड़ चाल, मैंने इसका नाम रखा है। चलिए अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट, क्या है, ऑल वुमेन आर ऑनेस्ट ह्यूमन बींग्स। तो देखिएगा दो चीजें होती है, एक होता है लॉजिक के थ्रू काम करना, जो वेन डायग्राम के थ्रू बनता है, और एक होता है रूल्स के। तो जब रूल्स की बात होगी तो स्क्वायर ऑफ पोजीशन लगा देंगे, और जब लॉजिकली बोलेगा तो वेन डायग्राम के थ्रू काम कर लेंगे अपना। ये देखिए क्या कह रहा है, ऑल वुमेन आर ऑनेस्ट वुमेन बींग्स। ठीक है, सारे वुमेन जो है ऑनेस्ट वुमेन बींग्स है। तो कौन सा उसके बराबर है ना। देखिएगा कह रहा है कि भैया सम वुमेन आर नॉन ऑनेस्ट, कुछ कुछ नहीं है ना। तो ये तो नहीं आएगा सम में। सम ऑनेस्ट वुमेन बींग्स आर वुमेन, ये भी नहीं आएगा, सम का केस है। नो वुमेन आर सॉरी सम वुमेन आर ऑनेस्ट ह्यूमन बींग्स, ये भी नहीं आएगा। नो वुमेन आर नॉन ऑनेस्ट ह्यूमन बींग्स, देख लो, कोई भी विमेन नॉन ऑनेस्ट नहीं है। इसका मतलब क्या, सारे विमेन क्या है, ऑनेस्ट है। मेरे हिसाब में यहाँ क्या बोला कि कोई भी विमेन जो है नॉन ऑनेस्ट नहीं है, मतलब गैर ईमानदार नहीं है, तो सारे ईमानदार हैं। और ऊपर वाला स्टेटमेंट आपको क्या कह रहा है, ऑल वुमेन आर ऑनेस्ट वुमेन बीइंग, मतलब सारे जो विमेन है वो ईमानदार वुमेन बीइंग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। चलिए अगर हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। कह रहा है which of the following statement is contradictory statement। अब भाई साहब contradictory statement के लिए हमको स्क्वायर ऑफ पोजीशन देखना पड़ेगा, और इसमें कुछ नहीं करना था, आपको ऐसे बनाना था फिगर,
है ना, ये है ए, ये है ई, ये है आई, ये है ओ। मैं एक फिगर बना के दिखा रहा हूं, बाकी डायरेक्ट आंसर बोलूंगा, है ना। देखिए ए का है ऑल, ये है नो, ये है सम और ये है सम नोट। ठीक है, हाँ है। क्या पूछा है? कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब एक अगर इधर होगा ये कॉन्ट्राडिक्टरी, तो इसको बोलते हैं ना, ये है कॉन्ट्राडिक्टरी। जी सर। तो बोला सम बर्ड्स आर मैमल्स, सम बर्ड्स आर मैमल्स, ये देखो आई, तो भैया उसका कॉन्ट्राडिक्टरी कौन होगा? ये नो बर्ड्स आर मैमल्स। ये देखो आंसर क्या आएगा? नो बर्ड्स आर मैमल्स। कुछ है? नहीं सर, एकदम इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई बात ही नहीं था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कह रहा है इफ द स्टेटमेंट सम एनिमल्स आर नॉट बर्ड्स, सम एनिमल आर नॉट बर्ड्स दिया गया है, सम नोट का केस है, given as a false, then which of the following statement can be immediately inferred to be false? बोल रहा कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हम फॉल्स मानेंगे? तो देखिए ध्यान समझिएगा, यहां भी वही केस है, 4 ये बना दीजिए फटाक से, तुरंत लेट नहीं करिए, जब भी आपके पास ये इस तरह का क्वेश्चन है तुरंत बना दीजिए। यहां लिख दीजिए ए, यहाँ ई, आई, ओ। आपको याद है ये ऑल है, ये नो है, ये सम है, ये सम नोट है। ठीक है, क्या बोला? सम एनिमल्स आर नॉट बर्ड, मतलब इसकी बात कर रहा हूं। और ये क्या दिया हुआ है? फॉल्स। ये क्या दिया हुआ है? फॉल्स। और आपको पता है जब मैंने बताया था कि फॉल्स हमेशा क्या जाता है? अपवर्ड जाता है। क्या जाता है? अपवर्ड जाता है। तो वही बोल रहा है कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी फॉल्स। कौन सा फॉल्स होगा? ये अगर फॉल्स है, मतलब ओ वाला केस दिया हुआ है कि ये फॉल्स है, तो कौन सा फॉल्स होगा? अगर फॉल्स अपवर्ड जाता है तो नो वाला केस क्या हो जाएगा? यही फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फॉल्स अपवर्ड जाता है, ट्रूथ डाउनवर्ड जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आया? जी सर। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी, नो एनिमल आर बर्ड्स। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का, तो क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इंडियन लॉजिक, क्या कह रहा है? इंडियन लॉजिक ट्रीट्स इंडक्शन एंड डिडक्शन एज ए सेपरेट प्रोसेस। बिल्कुल भी नहीं। ये इंडक्टिव और डिडक्टिव प्रोसेस को सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो वो नहीं लिया है। इंडियन लॉजिक डज नॉट रिजेक्ट द वर्बलिस्ट व्यू ऑफ, तो भाई साहब रिजेक्ट करता है, ये तो ये भी गलत हो गया। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। चलिए अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, देखिए बहुत बड़ा सा चीज यहां दिख रहा है ना, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, लग रहा है क्या है क्या नहीं है। पढ़िए ध्यान से। देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है, अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार हिंदी में पढ़ लेना। वैसे मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं अभी, फिर हिंदी में पढ़ता हूं। कह रहा है एनवायरमेंटलिस्ट आर कंटिन्यूअली हार्पिंग अबाउट द डेंजर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर। अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिक इज डेंजरस नो मैटर वेयर इट कम्स फ्रॉम। एवरी ईयर हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर इलेक्ट्रोटेड बाय एक्सीडेंट। देखो यार क्या है? कह रहा है इन्वायरमेंटलिस्ट देख रहे हैं बार बार ऊर्जा के खतरों के बारे में ना, परमाणु ऊर्जा के खतरों के बारे में क्या कर रहे हैं? चिल्ला रहे हैं, बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बहुत सारा ये डेंजरस वाला मामला है, खतरनाक वाला मामला है। कह रहा है चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, किसी भी जगह से आ रहा हो, सिंस, तो इसी वजह से क्या हो रहा है? हर साल सैकड़ों लोग दुर्घटनावश बिजली की चपेट में आ जाते हैं। वही बोल रहा है एवरी ईयर हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर इलेक्ट्रोक्यूटेड बाय एक्सीडेंट। ठीक है, तो हर साल आ जाते हैं। चूंकि सिंस मोस्ट ऑफ दीज एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय केयरलेसनेस, बोल रहा है चूंकि ये सारी अधिकांश दुर्घटनाएं जो लापरवाही के कारण होती है, इसलिए दे कुड अवॉइडेड इफ द पीपल वुड जस्ट एक्सरसाइज ग्रेटर कॉशन। तो बोला इसलिए उन्हें टाला जा सकता है यदि लोग अधिक सावधानी बरतेंगे। उपरोक्त तर्क में से भ्रांति की गई है। किसकी भ्रांति? भाई साहब इसको रेड हेरिंग बोलते हैं। मतलब देखने में लग रहा था कितना बड़ा चीज को है, लेकिन ये कुछ बात बोला गया, बेसिक चीज बोला है ना, कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं है। ये वही वाली बात होगी जो मैंने आपको बताया था कि पेट में तरबूजा जाएगा, तरबूजा का दाना जाएगा, उससे पेड़ उड़ जाएगा, पेड़ उग जाएगा, फिर उसमें फलेगा तरबूजा, ऐसा वाला कुछ स्टेटमेंट है। उस तरह का ये स्टेटमेंट है, कुछ नहीं, बेसिक है। उसको बोलते हैं रेड हेरिंग। क्या बोलते हैं? रेड हेरिंग। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ध्यान समझिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नो बर्ड्स आर मैमल्स। भाई साहब नो बर्ड्स आर मैमल्स का लॉजिकली अगर देखें क्या बोल रहा है? नो बर्ड्स आर मैमल्स, ये इसमें कोई रिलेशन नहीं है। नो बर्ड्स आर मैमल्स, है ना ये। तो भाई साहब जब ये नो बर्ड्स आर मैमल्स है तो नो मैमल्स आर बर्ड्स भी तो हो सकता है, तो ये लॉजिकली है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? नो मैमल्स आर बर्ड्स। चलो ये सिंपल सा चीज है, इसमें कोई खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में और आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। इफ द स्टेटमेंट सम एनिमल्स आर बर्ड्स इज गिवन एज ए फॉल्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी फॉल्स। अब देखो सम बर्ड्स, ये ध्यान से देखो, सम कौन था? ये वाला, ये ना, ऑल, नो, सम और सम नोट, यही है जी सर। और सम को फॉल्स मान लिया, तो फॉल्स अपवर्ड जाता है हमेशा, फॉल्स अपवर्ड जाता है जी सर।
और ट्रूथ क्या जाता है डाउनवर्ड। जी सर, तो यहाँ फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो नेक्स्ट बोल रहा है कौन सा फॉल्स होगा, तो यही फॉल्स होगा, यानी कि ऑल वाला सारा जो है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। बात समझ रहे हो, ये पूछा है सवाल में कि सम एनिमल्स आर बर्ड्स, ये फॉल्स दिया हुआ है, तो भैया कौन सा फॉल्स जाएगा, तो हमको देखना है कि फॉल्स क्या होता है, अपवर्ड जाता है, इसलिए फॉल्स, ये भी फॉल्स होगा, है ना, तो इसीलिए ऑल एनिमल आर बर्ड्स आपका आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्या कह रहा देखते हैं, कह रहा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल स्कूल ऑफ लॉजिक न्याय वन कैन इनर फॉर वन सेल्फ, बिल्कुल से न्याय फिलोसफी में वन सेल्फ खुद की बात करी गई है ना, इंटरनल एक्सटर्नल की बात करी गई है। अकॉर्डिंग टू द न्याय स्कूल ऑफ इन्फरिंग फॉर वन सेल्फ साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड डज नॉट रिक्वायर द फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ सेल्फ। ये बात बिल्कुल सही है, ये भी बात बिल्कुल एकदम सही कहा गया, ठीक है, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, क्या कह रहा है, विच इनफॉर्मल फैलेसी इज कमिटेड इन द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट में है ना, कह रहा साइंटिस्ट हैव बीन ट्राइंग फॉर सेंचुरीज डिस्प्रूव द क्लेम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड नन ऑफ देम हैज एवर सक्सीडेड, सो देयरफॉर वी मस्ट कंक्लूड दैट द एस्ट्रोलॉजी क्लेम्स आर ट्रू। आए भाई साहब थेथरोलॉजी कर रहा है, इसको क्या बोले हम लोग, थेथरोलॉजी, है ना, मैंने अपना अपना नाम देखा है, आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। थेथरोलॉजी का मतलब होता है अपील टू इग्नोरेंस, इसको आर्गुमेंटम एड इग्नोरेशियो भी कहा जाता है। क्या मतलब हुआ, कोई चीज अगर हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि भैया वो चीज एग्जिस्ट करता है और हम नहीं प्रूफ कर पाए हैं तो इसीलिए वो चीज गलत है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं थेथरोलॉजी, कि भैया मान लो हम बोल रहे हैं भगवान है, भगवान है और हम प्रूव नहीं कर पा रहे, इसका मतलब भगवान नहीं है, ऐसा हो सकता है नहीं, तो ये गलत है, इसीलिए इसको बोला गया आर्गुमेंटम एड इग्नोरेशियो। यहाँ भी वही बोला गया कि साइंटिस्ट ये क्या कह रहा है, देखो वैज्ञानिक सदियों से ज्योतिष के दावों को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, सदियों से वो ज्योतिष का दावा जो है कि ज्योतिष जो कहता है वो गलत है कर रहे हैं, उनमें से कभी भी वो सफल नहीं हुए हैं, इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ज्योतिष का दावा सच है, मतलब इस वजह से, तो क्या ये सही है, ये गलत है, तो इसको बोलते हैं आर्गुमेंटम एड इग्नोरेशियो, थेथरोलॉजी, है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस कैन बी डायरेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट, डायरेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट, कौन सा लिया जा सकता है, ऑल मैमल्स आर फोर लेग्ड एनिमल्स, ऑल मैमल्स क्या है, फोर लेग्ड एनिमल्स है, ठीक है। बिल्कुल सही, तो ऑल मैमल चार वाले क्या है, सभी स्तनधारी जो है वो क्या है, चार पैर वाले जानवर है, ये दिखा हुआ है, ठीक है सर। पहला स्टेटमेंट ऑल एनिमल्स आर फोर लेज, ये तो जस्ट ये कर दिया है ना, तो ये तो नहीं होगा, नो फोर लेज एनिमल्स आर मैमल, नहीं सर, ऑल के केस में पर ये इसका सेम चीज नहीं हो सकता है। सम मैमल्स आर फोर लेज एनिमल्स, हाँ ये हो सकता है, क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि बोला जब ऑल मैमल्स आर क्या है, फोर लेज एनिमल है, चार लेग वाले हैं, तो भैया ऑल का जो होता है केस वो सम के साथ भी चलता है ना, जब ऑल मैमल्स है तो कुछ मैमल्स भी हो सकते हैं, तो गलत नहीं होगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सम मैमल्स आर फोर लेग्ड एनिमल्स। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो कह रहा है टू फाइंड माय वे अबाउट इन अ विलेज आई आस्क अ रेसिडेंट फॉर गाइडेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। न्याय, न्याय के हिसाब से, जैसे न्याय वाला प्रमाण था ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान, है ना, शब्दा, है ना, अनुपलब्धि, है ना, ये सारा चीज, तो ये उसके बाद है, तो ये बात बोल रहा है 6 में से बोल रहा है कि भैया न्याय के थॉट के हिसाब से बताइए कि एक स्टेटमेंट दिया है, किसी गांव में मैं अपना रास्ता खोजने के लिए मैं एक निवासी से मार्गदर्शन मांगता हूं, शास्त्रीय भारतीय तर्क विद्यालय न्याय के अनुसार ज्ञान के निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसको हम लोग वर्बल टेस्टिमोनी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, मतलब शब्दा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, शब्दा, क्यों, क्योंकि किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से निकला हुआ स्टेटमेंट को हम सही मानते हैं न्याय के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड वर्बल टेस्टिमोनी। चलो उसके बाद क्या है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है टुडे ऑन एवरेज वी कैन लुक फॉरवर्ड टू अ लॉन्गर लाइफ स्पैन देन जनरेशन बिफोर us. It is obvious that it has been possibly only and only because of the millions of dedicated doctors who have ensured our good health. Identify the fallacy committee in the above argument from the following options. देखो यार क्या कह रहा है कि आज औसतन हम अपने से पहले की पीढ़ी की तुलना में अधिक लंबे काल तक उम्मीद कर सकते हैं, मतलब ऐसा हुआ है क्या कि ज्यादा दिन तक हम रह सकते हैं, क्यों हो रहा है ऐसा, ये बोल दिया, बोल रहा है स्पष्ट है कि संभवतः केवल और केवल उन लाखों समर्पित डॉक्टरों का के कारण
जिन्होंने हमें हमारे अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया है, मतलब डॉक्टर जो है वो बताया कि भैया कैसे रहेंगे इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम रह सकते हैं, नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स कॉज है। क्या है? कॉज गलत है। क्या है? कॉज इसका गलत है, इसको बोलते हैं फॉल्स कॉज। आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कह रहा है इफ द स्टेटमेंट ऑल क्रिकेटर्स आर रिच पर्सन, क्या बोला? एक स्टेटमेंट है ऑल क्रिकेटर्स आर रिच पर्सन इज गिवन एज अ ट्रू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड टू बी फॉल्स। तो आ जाओ देखो क्या क्या है, दिखाता हूं। ये देखो फिर 4 लगा दिए, है ना। ऑल का को क्या मान लिया है? ऑल को माना है ट्रू, ट्रू ही माना है ना। ऑल क्रिकेटर्स आर गिवन एज ट्रू, हाँ ट्रू है। तो बोल रहा है ट्रू है तो फॉल्स कौन कौन सा होगा? तो सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्टली देख के जाओ, ये अगर ट्रू है तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। और ट्रूथ डाउनवर्ड की तरफ जाता है, ट्रूथ डाउनवर्ड की तरफ जाता है, फॉल्स अपवर्ड की तरफ जाता है। तो क्या पूछा? फॉल्स कौन सा होगा? ये नहीं पूछा है, फॉल्स ही पूछा है ना, फॉल्स। तो फॉल्स कहां जाता है? अपवर्ड की तरफ, तो ये हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? नो वाला और सम नोट का केस। देखो नो कहां है? नो क्रिकेटर्स आर रिच पर्सन, और सम नोट का केस सम क्रिकेटर्स आर नॉट रिच पर्सन। आ गया ना आंसर? ये देखो फिर से समझा दो जी सर। ये ट्रू था, बोला बोला बता फॉल्स कौन कौन होगा। तो ट्रूथ ये है, कॉन्ट्राडिक्टरी के हिसाब से ये फॉल्स हो जाएगा, सामने वाला फॉल्स। ये ट्रू होता है तो ये फॉल्स होता है, और फॉल्स हमेशा अपवर्ड जाता है, तो मतलब फॉल्स अपवर्ड जाता है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो चलो यही बात बताया मैंने, नो और ऑल के यहाँ नो था और यहाँ सम नॉट था, है ना, यही था जी सर। चलो तो ए और सी क्या हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्या कह रहा है ध्यान से सॉरी ध्यान समझिएगा। कह रहा 10 मिलीग्राम्स ऑफ सब्सटेंस एक्स was fed to 10 mice. All of them died within 2 minutes. One could conclude that this amount of substance is fatal to the average mouse. Which of the following statement regarding above argument are ट्रू? देखो ये बेस्ड है ऑब्जर्वेशन पर। क्या बोल रहा है? 10 युवक को 10 मिलीग्राम पदार्थ एक्स खिलाया गया, एक्स पदार्थ कुछ था वो खिला दिया गया, और वो 2 मिनट के अंदर सारा मर गया। ठीक है, 2 मिनट के अंदर में मर गया, तो कोई निष्कर्ष निकाल सकता है कि पदार्थ की यह मात्रा चूहे के लिए क्या घातक है ना? तो बिल्कुल घातक है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो भैया इसको ना हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये तो कोई थ्योरी बनी भी नहीं है ऐसे चूहे पे, अगर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ तो उसको इंडक्टिव बोलते हैं, और आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है क्योंकि सारे के सारे चूहे क्या हुए? चले गए। हमने बहुत सारा लंबा डेटा लिया उसको इसलिए बोल गया क्या? स्ट्रांग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। चलो देखो, इट इज ऑब्जर्वेशन दैट शोज इंडक्टिव स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट, है ना। क्यों है? क्योंकि ऑब्जर्वेशन बेस्ड है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्या कह रहा है ध्यान देना। कह रहा है इफ द स्टेटमेंट all golf player are rich person, all golf player are rich person is given as true, which of the following statement can be inferred to be true? भाई साहब all को true माना है, ये देख लो। all को true माना है क्या ना? all golf player are rich person, ठीक है, all को true माना है, ठीक है। हाँ चलो ये बात देखते हैं। अब देखो तो ऑल ट्रू, तो ट्रू तो डाउनवर्ड जाता है, यानी कि ये वाला केस भी, सम वाला भी सही होगा। जी सर, सम वाला पहले सही कर लीजिए, सम गोल्फ प्लेयर्स आर रिच पर्सन, ठीक है। अब जब ऑल गोल्फ प्लेयर्स आर रिच पर्सन, ये तो हो गया भाई साहब किसके हिसाब से? रूल के हिसाब से बिल्कुल सही है। अब फॉल्स में जाओगे तो ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो आप कहोगे सर एक ही, यहाँ तो दो ऑप्शन दिए। तो अब लॉजिक लगाओ, क्योंकि जब काम इससे नहीं बनता है तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ना। जी सर, सम रिच पर्सन्स आर गोल्फ प्लेयर, सम रिच पर्सन्स आर गोल्फ प्लेयर्स, सम रिच पर्सन्स आर नॉट गोल्फ प्लेयर्स। तो आर नॉट वाला तो नहीं होगा केस, होगा क्या? नहीं सर। लेकिन ध्यान से देखो, ऑल गोल्फ प्लेयर आर रिच पर्सन्स है, ऑल गोल्फ प्लेयर आर रिच पर्सन्स है, तो सम रिच पर्सन्स, कुछ रिच पर्सन्स जो होंगे वो गोल्फ प्लेयर भी होंगे ना। ऑल के साथ जो केस है वो सम के साथ भी तो लग सकता है, इसलिए ए और सी ये दोनों का दोनों क्या होगा? एक मिनट, बी और सी ना, है ना। हाँ बी और सी, ए नहीं, ए तो होगा ही नहीं, नो तो कैसे नेगेटिव वाला तो ले ही नहीं सकते। तो आंसर क्या होगा? बी और सी। ऐसे भी आपको देखना पड़ता है कभी कभी एग्जाम में। देखो ये अभी अपने बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं, सर कौन सा करें, बी करें, डी करें, कैसे करें। देखो कभी कभी लॉजिक भी लगाना पड़ता है, क्योंकि ये बात तो फैक्ट है ना कि वेन डायग्राम जब हम बनाएंगे तो ये बात तो आपको पता है क्या, कि सर ये बोलेगा ऑल गोल्फ प्लेयर
आर रिच पर्सन। तो सारे सारे जो है गोल्फ प्लेयर हैं वो क्या है, रिच पर्सन है जी सर। तो यहाँ बोला सम रिच पर्सन, तो अब जो कुछ रिच पर्सन होंगे वो भी तो गोल्फ प्लेयर होंगे। हाँ सर, और ये तो इसीलिए बी और सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो इसीलिए लिखा है अकॉर्डिंग टू रूल आंसर इज ओनली बी इज करेक्ट बट ड्यू टू द लॉजिक सी इज ऑल्सो करेक्ट, है ना, इसलिए मैंने बता दिया आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब देखो लॉजिकली दो चीजें होती है, एक लॉजिक और एक क्या भाई साहब, एक रूल। तो रूल स्क्वायर ऑफ पोजीशन वाला लगा लेना और लॉजिक क्या है, वेन डायग्राम बना के कर लेना, इसीलिए बात फिर क्या होगा, बात बन जाएगा। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब देखो कौन कौन सा है, देखो सम फिश आर नॉट एम्फीबियंस, ठीक है, सम फिश आर ये बियंस। अच्छा कौन चारों स्टेटमेंट में कौन सा जो है एक ही जैसा है, सम फिश आर नॉन एम्फीबियंस। तो सम फिशेस आर नॉन एम्फीबियंस, ये नॉट और नॉट तो सेम ही है जी सर, 1 और 3 सही है। सम नॉन एम्फीबियंस आर नॉन एम्फीबियंस आर नॉट, सम नॉन एम्फीबियंस फिशेस आर नॉन एम्फीबियंस आर नॉट एम्फीबियंस। नहीं ये तो कुछ गलत लिख दिया है यहाँ, इसका ऐसा होना चाहिए सम नॉन एम्फीबियंस फिशेस आर नॉट नॉन एम्फीबियंस। हाँ, तो फिर ये देखो देखो ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसको ऐसे लिख लेना, सम नॉन, इसको यहां सिर्फ इसको ऐड कर दो यार, ये आर नोट है ना, ये आर नोट यहां ऐड कर दो, आर नोट नॉट, ये देखो इसको काटो, यहां ऐड कर दो इसको, आर नॉट नॉन फिश एम्बियंस। तो ये आर नोट यहां हड़ा उड़ा दो। अब देखो देखो आप बन जाएगा, क्या कह रहा है, सम नॉन एम्फीबियंस फिशेस आर नॉट नॉन एम्फीबियंस, मतलब ये नॉन और नॉट को अगर काट दोगे तो देखो वही निकल गया ना, सम एम्फीबियंस फिशेस आर नॉट एम्फीबियंस, यही भी है ना, सम फिशेस आर नॉट एम्फीबियंस, जस्ट अपोजिट कर दो तो यही वाला बात आ जाएगा जी सर। तो इसीलिए पहला सही, तीसरा सही और चौथा सही। बात समझ में आई। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन यही है कि सम नॉन एम्फीबियंस फिशेस आर नॉट एम्फीबियंस, ये है क्वेश्चन रियल वाला। तो अब हम क्या किए, अब हमको समझना है कि 3 स्टेटमेंट एक के जैसा कैसे है। तो पहला स्टेटमेंट तो सम फिशेस आर नॉट एम्फीबियंस, चलो मान लिया, सम फिशेस आर एम्फीबियंस, चलो ये भी स्टेटमेंट मान लिया, अभी दोनों में मैच नहीं किया है। फिर तीसरा क्या है, सम फिशेस आर नॉन एम्फीबियंस, मतलब ये और ये स्टेटमेंट सेम जैसा है, मतलब अब हमको नॉट वाला केस ढूंढना है। तो ये तो गया जी सर। अब ये कह रहा है सम नॉन एम्फीबियंस फिशेस आर नॉट नॉन एम्फीबियंस, आर नॉट नॉट डबल में है, नॉट नॉन एम्फीबियंस, तो ये नॉन और नॉन को उड़ा देंगे तो वही बात हो जाएगा ना, सम एम्फीबियंस फिशेस आर नॉट एम्फीबियंस, है ना, बात समझ में आ रहा है जी सर। ठीक है चलो ये हो जाएगा आंसर सही ए सी और डी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ध्यान से दीजिएगा। चलिए कह रहा है देयर इज अ स्मोक ऑन द डिस्टेंट हिल, सिंस स्मोक इज ऑलवेज अकम्प्लिश्ड बाय फायर द हिल मस्ट हैव फायर टू, हिल के पास भी क्या है, फायर भी होगा। व्हिच ऑफ द टर्म कॉरेस्पॉन्ड्स टू द साध्या मेजर टर्म इन द अबव आर्गुमेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। इंडियन स्कूल के हिसाब से कौन सा जो है वो क्या होगा, आपका कंक्लूजन होगा, यानी कि बोला है कि भैया कौन सा मेजर टर्म होगा। मेजर टर्म क्या होता है सर, प्रेडिकेट का कंक्लूजन जी सर। देखो कंक्लूजन कहाँ है, एक स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या है बोल रहा है भाई साहब, कंक्लूजन का प्रेडिकेट, तो ये क्या है, प्रेडिकेट है फायर, यही है ना प्रेडिकेट, तो आंसर क्या होगा फायर, सिंपल। हम लोग सीखे ना जी P1 P2 और कंक्लूजन, तो जो कंक्लूजन का ऑब्जेक्ट होता है यानी प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट बोल लो या प्रेडिकेट बोल लो दोनों बराबर है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेजर टर्म। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट तीसरा स्टेटमेंट तीसरा कंक्लूजन, तो इसलिए कंक्लूजन है, कंक्लूजन का ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट, तो इसी को हम लोग बोल दिए क्या कुछ बोल दिए सर, इसी को बोल दिए मेजर टर्म। मेजर टर्म क्या होता है, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन, बात खत्म, बात समझ में आई जी सर। चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा। Does the distinguished member of the parliament really believe that Indian public is so naive
and they will endorse just any stopgap measure। क्या बोल रहा है, क्या संसद के प्रतिष्ठित सदस्य वास्तव में मानते हैं कि भारतीय जनता इतनी भोली है कि वे किसी के भी स्टॉप गैप उपाय का समर्थन करेंगे? नहीं सर, हाँ बोलेंगे तो भी गड़बड़ वाला बात है, ना बोलेंगे तो भी गड़बड़ है। जब ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ जाए ना, हाँ या ना में है, क्या तुम अपनी बीवी को पीटते हो, हाँ बोलोगे तो इसका मतलब अभी पीट रहे हो, नहीं मतलब पहले पीटते थे, तो दोनों कंफ्यूजन वाला। तो जब भी ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछा जाए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। चलो, इफ द स्टेटमेंट सम पंडाज आर हर्बीवोरस, क्या बोलेंगे? इफ सम पंडाज आर हर्बीवोरस इज गिवन एज ए ट्रू, सम को ट्रू दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इमीडिएटली टू बी फॉल्स। अब भाई साहब सम को ट्रू दे दिया, देख लो, इसको दे दिया ट्रू, पूछा क्या, बोला कौन सा फॉल्स होगा, है ना? तो भाई साहब इसमें ये ट्रू है तो सामने वाला फॉल्स हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्टरी के हिसाब से, सिंपल। तो नो सम, ये क्या हो जाएगा? नो, आंसर हो जाएगा नो। है, कभी कभी क्वेश्चन इतना मजेदार होता है बता नहीं सकता। चलो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स। कैन नॉट बोथ बी फॉल्स कहां था भाई साहब? सब कॉन्ट्रारी की बात कर रहा है। कैन नॉट बोथ बी ट्रू, कॉन्ट्रारी की बात करता, बताया था ना, ये अभी मैंने प्रूफ किया था। ये देखो, ये क्या है? कॉन्ट्रारी। और यहां क्या था? बोथ कांट बी ट्रू, ये था। और यहां था बोथ कांट बी फॉल्स, यही था ना? बात समझ रहे हो? जी सर। तो इसीलिए इसमें क्या सर, ये बोला बोथ कांट बी फॉल्स, मतलब सब कॉन्ट्रारी की बात कर रहा है। और सब कॉन्ट्रारी में सम और सम नॉट आता है। देखो सम कहाँ है, ये देखो सम और सम नॉट। आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी। देखने की भी जरूरत नहीं, स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है सब क्वेश्चंस में। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा है वो ध्यान देखो। क्या बोल रहा है? सम प्लांट्स आर नॉन फंगी, सम प्लांट्स आर नॉन फंगी, चलो ठीक है। दूसरा भी बोल रहा सम प्लांट्स आर नॉन फंगी, ठीक है, दोनों तो सेम ही चीज है। दोनों क्यों दिया? देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या दे रहा है, कंफ्यूज कर जाओगे एग्जाम में, तो दोनों एक ही दिया है, क्या इसमें पढ़े? सम प्लांट्स आर नॉन फंगी, सम प्लांट्स आर नॉन फंगी, एक जैसा है जी सर। तीसरा बोल रहा सम फंगी आर प्लांट्स, तो ये तो नहीं होगा, जब दोनों ऊपर नॉन का बात कर रहा है तो ये कहां से आएगा? नहीं आएगा। तीसरा सॉरी डी नंबर, सम नॉन फंगी आर नॉट नॉन प्लांट्स। देखो आ गया ना एक सेम क्वेश्चन वैसा ही जैसा ऊपर वाला बताया था। यहाँ पे क्या बोल रहा है? सम नॉन फंगी आर नॉट नॉन प्लांट्स, वही चीज मैंने ऊपर करवाया था। ये नॉन गया, ये नॉन गया, आप पढ़ के देखो, सम फंगी आर नॉट प्लांट्स, और यही बात तो बोल रहा है सम प्लांट्स आर नॉन फंगी, सेम है। और ये कन्वर्जन है, सम का कन्वर्जन पॉसिबल है। जैसे अगर हम ये कहें सम ए इज बी, तो सम बी इज ए भी तो कह सकते हैं, जी सर कह सकते हैं, तो वही उसका कन्वर्जन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही चीज मैं वहां भी समझा रहा था ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और डी, यानी 4 नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ भाई साहब 23rd में। क्वेश्चन नंबर 23rd जो है बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और इससे हर बार सवाल पूछा ही जाता है, ठीक है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। ये अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन लॉजिक ऑफ न्याय, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इन्फरेंस, अनुमान, कॉरेस्पॉन्डेंस, एप्लीकेशन, उपान्याय, है ना? अब देखो अनुमान में 5 स्टेप्स थे। सर आपने पढ़ा है ये वाला? कब मैंने पढ़ाया है? ये देखो ये वाला पढ़ाया ना, कहाँ गया 5 स्टेप जी? अच्छा इसमें नहीं होगा वो, मैं आपको बताता हूँ, देखो ये देखो 5 स्टेप मैंने बताया था। ये फून, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, PHUUN, प्रतिजना, प्रतिजना हेतु, उदाहरण, उदाहरण, उपनयन और ये निगमन, निगमन, ये था ना फून, प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन। प्रतिजना रिक्वायर्ड टू बी, हेतु रीजन, उदाहरण एग्जाम्पल, उपनयन ये, और आपका ये निगमन कंक्लूजन। तो यही चीज यहाँ पूछा गया है। क्या पूछा? उपान्याय का पूछा। देखो क्या पूछा है? उपान्याय पूछा है। देखो उपान्याय का प्रूफ करने के लिए ना बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ना इसको छाटने के लिए आना चाहिए। 2 चीज छाट लो। देखो उदाहरण की अगर बात करें ना, हमेशा एग्जाम्पल दे रहेगा, वॉट एवर हैज स्मोक फायर। देखो ये उदाहरण है, क्या है? ये उदाहरण है, उदाहरण है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि उपान्याय पूछा है, नहीं होगा। चलो उसके बाद पूछा क्या? उपान्याय, दैट द माउंटेन हैज स्मोक्ड इन इनवेरिएबली, ये है उपान्याय, उपान्याय ये है। और बिकॉज ये हेतु है, क्या है? हेतु। बिकॉज मतलब रीजन, बोलते हैं ना क्योंकि इस वजह से नहीं आए, तो इसको बोलते हैं रीजन। और देयरफॉर, ये देयरफॉर मतलब क्योंकि, देयरफॉर इसलिए, इसलिए मतलब कंक्लूजन, मतलब इसको बोलते हैं निगमना, निगमना। तो ये क्या हो जाएगा?
बताओ क्या बचा? प्रतिजना, इसको बोलते हैं प्रतिजना। प्रतिजना हमको क्या पूछा है? उपान्या पूछा है, यानी कि आंसर क्या होगा? सी। अगर यही पूछ देता प्रतिजना तो प्रतिजना ये ए हो जाता, अगर उदाहरण तो बी हो जाता, हेतु डी हो जाता। समझ रहे हो? तो यहां दो चीज छाटना जान लो। कैसे कैसे? देखो यार, कोई भी चीज का जब हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्लूजन देखते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना, पहले पूरा पूरा पढ़ लेंगे, बोलेंगे इसीलिए ये हुआ था, बोलते हैं जी सर। उसी तरह से जब हम उदाहरण देते तो एग्जाम्पल तो हम लोग देते ही, वट एवर, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ऐसे करते हैं तो उदाहरण हो गया। और हेतु रीजन होता है, रीजन मतलब बिकॉज इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज, तो जहां बिकॉज दिख जाए वो हेतु है, देयरफॉर ये सब दिख जाए वो आपका क्या है? वो आपका है ये निगमन, कंक्लूजन। तो ये बात ध्यान रखिएगा ना, अगर आपको ये दोनों छाटना आ गया ना और ये उदाहरण तीन छाटना हो गया तो प्रतिजना और हेतु, प्रतिजना शुरुआत वाला होता है, रिक्वायर्ड टू बी, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, और ये देखो लास्ट में आपको उपनया मिल जाएगा। बात समझ में आया? जी सर। चलिए, तो इसका आंसर हो गया सी। में थोड़ा टाइम दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओह अच्छा, मैंने यहाँ पे पेज छोड़ा था। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है भाई साहब? देखो कह रहा है an informal fallacy where something is assumed as a fact because the contrary of that is not yet proven to be true is called। भाई साहब, इसी को तो बोलते हैं appeal to ignorance, कि एक अनौपचारिक भ्रांति जहां किसी बात को तथ्य मान लिया जाता है और उसका विपरीत अभी तक सत्य साबित नहीं हुआ है, तो वो ही कहलाता है, उसको बोलते हैं हम लोग अपील टू इग्नोरेंस, है ना, थेथरोलॉजी। कि भैया हम मान रहे हैं कि ये चीज प्रूफ करना है और इस चीज ये चीज प्रूफ नहीं कर पाए, इस वजह से क्या है, ये चीज गलत है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अपील टू इग्नोरेंस। चलो, ये तो अभी हम लोग पढ़े। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट की बात करें तो फिर वही बात देख लेना है, सम मैन आर एरोगेंट ह्यूमन बींग्स, पॉजिटिव है, चलो ठीक ले लिया। सम नॉन एरोगेंट आर ह्यूमन बींग आर नॉट नॉन मैन। देखो यहां भी ध्यान से देखो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्या होगा? क्या सम एरोगेंट ह्यूमन बींग्स आर नॉट मैन, नहीं, यहां नेगेटिव हो गया। सम, ये नॉन नॉन हटा दिए तो क्या बचा? सम आर्ग्यूमेंट ह्यूमन बींग्स आर नॉट मैन, तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये तो नहीं होगा। बी वाले सारे हटा दो, देख लो ये भी गया और ये भी गया। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। सी दोनों में है तो सी तो होगा। सम मैन आर नॉट नॉन आर एरोगेंट ह्यूमन बींग, तो ये नॉट और नॉन कट जाएगा क्योंकि दो है। सम मैन आर एरोगेंट ह्यूमन बींग्स आ गया ना, तो ये सही हो जाएगा। सम एरोगेंट ह्यूमन बींग्स आर मैन, ये भी बात सही है, तो ए, सी और डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, सी और डी। चलो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। कह रहा है which of the following statement are so related that they cannot both be true although they may be false। अरे भाई साहब, यही तो कॉन्ट्रारी की बात कर रहा है क्या? ये ऑल और नो, यही था ना कॉन्ट्रारी, है ना, और ये सब कॉन्ट्रारी। तो देख लो ऑल और नो वाला स्टेटमेंट क्या, वही सही हो जाएगा, ऑल और नो, ए और बी आंसर सही। पढ़ने का जरूरत भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, ऑल और नो ये बात उतर गया। और इसी में था, कॉन्ट्रारी में था, बोथ कांट बी ट्रू, बोथ कांट बी ट्रू, इसी में था, है ना। चलो तो आंसर ए और बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। क्या है? कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन लॉजिक which of the following steps of inference अनुमान corresponds to उपान्य application of the universal concomitance presented case। बोल रहा है कि अनुमान के हिसाब से, ठीक है, न्याय स्कूल के हिसाब से, अनुमान के हिसाब से उपान्य कौन सा होगा। आ गया फिर से उपान्य। अभी देखो अभी तक ये नहीं पूछा है, अदर नहीं पूछा, प्रतिजना हेतु नहीं पूछा है, उपान्य लेकिन दोबारा पूछ दिया। तो आ जाओ, बिकॉज बताया था, हेतु, है ना, ये एग्जाम्पल उदाहरण, है ना, सॉक्रेटिस इनवेरिएबली मोर्टल। देखो ये हो गया आपका क्या, उपान्य, और ये क्या हो गया सर, ये हो गया प्रतिजना। इसमें उपनयना नहीं दिया हुआ है, नहीं उपनयना दिया हुआ है, निगमन कंक्लूजन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये उपनया हो गया, आंसर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलो अगर आपको ये चीज पढ़ना है तो आप जाइए 49 मिनट वाला वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा पक्का, यकीन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बी बोथ बी फॉल्स। दोनों फॉल्स नहीं हो सकता। कौन था? दोनों फॉल्स नहीं हो सकता, सब कॉन्ट्रारी, मतलब सम और सम नोट का केस, यानी कि 2 और 3 वाला आंसर, बी और सी।
मतलब इस सब में ना बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आंख बंद करके अगर आपने एक बार पढ़ा होगा तो आंख बंद करके बना दोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। द लास्ट टाइम आई स्ट्रेच माई आर्म्स फर्स्ट एंड माई लेग्स सेकेंड, मतलब पहले मैंने अपने आर्म्स को क्या किया, स्ट्रेच किया, और लेग्स सेकेंड में किया। आई वॉन माई रेस, मैंने रेस जीत लिया, ठीक है। सो दैट द स्ट्रेचिंग सीक्वेंस मस्ट हैव इंक्रीज्ड माई स्पीड, बोल रहा है इसलिए अपने स्ट्रेच किए इसलिए अपना स्पीड मेरा क्या हुआ, बढ़ गया। इसको बोलते हैं पोस्ट हॉक, क्या बोलते हैं, पोस्ट हॉक। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्याय क्लासिकल इंडियन लॉजिक विच ऑफ द फैलेसीज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। देखो यार, कल मैंने ना इसको ना एक एक करके बताया है, यही वाला चीज मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल देके नहीं बताऊंगा सारा चीज, मैंने एक एक चीज करके बताया। देखो ये विरुद्धा, विरुद्धा में क्या मैंने, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, साउंड इज नॉट पेरिसेबल बिकॉज इट इज कॉज्ड, द एयर इज हेवी बिकॉज इट इज एम्प्टी। मैंने तीनों एग्जांपल दिए और तीनों पूछा जाएगा, देख लेना आप, एग्जाम में यही पूछा था। देखो क्या पूछा है, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, क्या होगा, विरुद्धा, ठीक है। सारे के मिल जाएंगे आपको, सारा मैंने सारा करा दिया, आप एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 31 में आइए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फैलेसीज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट, कौन सा फैलेसी आएगा। कह रहा है एज ए सोसाइटी वी हैव ऑब्लिगेशन टू सपोर्ट द नीडी बिकॉज द पीपल हु डू नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज हैव अ राइट टू रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी। तो इसको बोलते हैं बेगिंग द क्वेश्चन, इसको सर्कुलर आर्गुमेंट भी कहा जाता है, इसको पेटिशो प्रिंसिपी भी कहा जाता है, क्योंकि जहां से चीजें शुरू हुई थी, ठीक है ना, सोसाइटी से, और उसी पे खत्म हो रही है आके, तो इसको बोलते हैं बेगिंग द क्वेश्चन, सर्कुलर आर्गुमेंट। ये देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू। तो ऑल्दो दे बोथ में बी फॉल्स, बोल रहा दोनों फॉल्स हो सकता है, बट बोथ कांट बी ट्रू, मतलब कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रारी मतलब ऑल और नो, यानी कि ए और बी, आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। सॉरी, चलिए, कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्याय क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, ठीक है, बाधित फैलेसी क्या है, एग्जांपल कौन सा है बाधित, बाधित फैलेसी का। सो नॉन इनफेरेंशियल कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल, तो भाई साहब कौन सा बाधित का है, बाधित का मतलब क्या था कि पहले ही हमको पता चल जाता था, हमको कंक्लूजन में जाने का जरूरत भी नहीं पड़ता था, और हमको पता चल जाता था कि क्या ये गलत है। तो इसके लिए कौन देखते हैं, साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल, नहीं, इटर्नल प्रोड्यूस नहीं, ये विरुद्धा था। नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल, ये भी नहीं है, और फायर इज कोल्ड, देखो पहला स्टेटमेंट बता दे रहा है, फायर क्या कोल्ड होता है, ठंडा होता है, नहीं सर ये तो गलत है, तो इसीलिए ये इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, बाधित मतलब नॉन इनफेरेंशियल कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल। ये देखो मैंने एग्जाम्पल दिया है ना, सेम बाधित में दिखा रहा हूं, बाधित है, देखो फायर इज कॉल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस, ठीक है ना। चलो, और यही है यहाँ पे भी देख लो, कहाँ गया, यहाँ है ना। तो सारा एग्जाम्पल दिया गया है सेम चीज। क्वेश्चन नंबर 34 में आइए, क्या कह रहा है, कह रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ लॉजिकल फैलेसी एलिफेंट लाइव इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट वेयर देयर इज ए प्लेंटी ऑफ वेजिटेरियन, सो वी प्रोबेबली वुड सी एट एनी एट शिकागो जू। तो ये क्या बोल रहा है कि हाथी उष्णकटिबंधीय जलवायु में रहते हैं जहां प्रचुर मात्रा में वनस्पति होती है, तो हम संभवतः शिकागो चिड़ियाघर में किसी को देखेंगे। तो इसको बोला जाता है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, क्या बोला जाता है, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के हिसाब से ये काम करना है। कह रहा है which of the following statement is logically equivalent to the statement no frogs are mammals, no frogs are mammals। तो ये क्या होगा, या देखो नो मैमल्स आर फ्रॉग्स, अरे यार यही तो होगा, नो फ्रॉग्स आर मैमल, मतलब ये फ्रॉग जो है मैमल नहीं है, तो ये मैमल भी फ्रॉग नहीं है, आंसर है ये पहला। चलो क्वेश्चन नंबर 36 में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस सो आर रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स। भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, बहुत, मैंने तो अभी लगभग 70 क्वेश्चन डाला होगा, 66-70 होगा, लेकिन लगभग 140 क्वेश्चन थे और सब में यही सब दिया हुआ था, इसलिए मैंने मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको उठा लिया है, ठीक है। चलो, दे कैन नॉट बी फॉल्स, दे कैन नॉट बी फॉल्स मतलब भाई साहब सब कंट्रारी सम और सम नॉट केस, यानी कि बी और सी आ जाओ, यही है। चलो क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। 37 में क्या है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ द फैलेसी ऑफ व्याप्तवा सिद्धा अकॉर्डिंग टू द न्याय। अब देखो व्याप्तवा सिद्धा में मैं आपको दिखाता हूं, मैंने आपको सब बताया है, ये देखो
ये देखो आश्रय सिद्धा, स्वरूप सिद्धा और व्याप्तवा सिद्धा। व्याप्तवा सिद्धा क्या बोलते हैं, कंडीशनल हेतु। वेयरएवर देयर इज ए फायर देयर इज ए स्मोक, यही है, वेयर देयर इज ए फायर देयर इज अ स्मोक। देखो आंसर है ना। तो मैंने सब बताया है, आपको बस देखना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। रट लो यार इसको। कह रहा विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट, कौन सी फैलेसी क्या करना है, आपको कमिटेड है आगे वाले आर्गुमेंट। व्हेन आई कॉल्ड यू, यू आर नाइदर इन योर क्लास नॉर इन द लेबोरेटरी, व्हाई आर यू अवॉइडिंग मी, क्यों अवॉइड कर रहे हो भाई साहब, इसको बोलते हैं रेड हेरिंग। क्या बोलेंगे, रेड हेरिंग। क्यों, क्योंकि इसमें कोई खास स्टेटमेंट नहीं है भाई साहब। बोल रही है कि क्या ना तुम क्लास में थे ना तुम यहाँ थे, तुम काहे अवॉइड कर रहे हो, मत अवॉइड करो, है अवॉइड ऐसे नहीं करना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 39, critics of Padian theory should get themselves psychoanalyzed because opposition to the theory itself caused by unconscious resistance arising from the Dedipal complex। कुछ समझ में नहीं आया सर। which according to the Freud distorts one's thinking, which logical fallacy is committed in। तो बोल रहा है फ्राइडियन सिद्धांत के आलोचकों को अपना मनोविश्लेषण करवाना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत का विरोध स्वयं डेडिपल कॉम्प्लेक्स से उत्पन्न अचेतन प्रतिरोध का कारण होता है, जो फ्राइड के अनुसार किसी सोच को विकृत कर देता है। देखो इसको बोलते हैं बेगिंग द क्वेश्चन। फ्राइडियन सिद्धांत से शुरू हुआ और लास्ट में फ्राइडियन सिद्धांत पे गया, तो क्या बोलेंगे, बेगिंग क्वेश्चंस, है ना, या सर्कुलर आर्गुमेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द प्रोपोजिशन सम अटॉर्नी आर लॉजिशियंस। तो ये क्या बोला, किसके बराबर है, इक्विवेलेंट है ना, सम अटॉर्नी। देख लो क्या है सम अटॉर्नी, सम लॉजिशियंस आर नॉट अटॉर्नी। पॉजिटिव है सर, नेगेटिव कैसे होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सम अटॉर्नी आर नॉन लॉजिशियंस, ये भी नहीं होगा। सम लॉजिशियन आर अटॉर्नी, देखो ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि सम बोला, सम अटॉर्नी आर क्या है, लॉजिशियंस, तो सम लॉजिशियंस आर अटॉर्नी भी हो जाएगा। जी सर बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा है which of the following propositions are so related that if one of them is true the other has to be false और vice versa। मतलब एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, दूसरा फॉल्स है तो पहला ट्रू होगा। इसको बोलता है कॉन्ट्राडिक्टरी। और कॉन्ट्राडिक्टरी में कौन कौन सा आता है ये ध्यान दीजिएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी इसको बोलते हैं और इसको भी बोलते हैं, यानी कि ऑल के साथ कौन जाएगा, हमेशा सम नॉट जाएगा। और यहाँ कौन है सर, यहाँ नो के साथ सम जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा अवेलेबल है, जो अवेलेबल होगा वही आंसर होगा। ऑल के साथ सम नॉट, क्या ऑल के साथ सम नॉट का केस है सर, ऑल क्या मतलब सर हजबोरस है, सम आर तो सम के साथ नो चाहिए, सम के साथ नो चाहिए, ऑल के साथ सम नॉट चाहिए, यानी कि दोनों अवेलेबल है। अब ऑप्शन में देख लो भाई साहब कौन सा दिया गया आपका, ए सी या बी डी। तो ए सी और बी डी दोनों में से जो दिया होगा वही आंसर होगा। ए डी है, ए के साथ सी नहीं है तो गया बी और डी, आंसर दिया हुआ है ए सी नहीं है तो बी और डी आंसर हो जाएगा। बी और डी क्यों, तो क्योंकि ये भी है, बी भी है और डी भी है। सम और सॉरी सम और नो, ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये सम है भाई, सम नॉट थोड़ी। हाँ ये देखो, ये सम और ये नो, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, और ये सम नॉट और ऑल ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों है। तो क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज करता है। वो बताओ यहाँ पे सब दे दिया, अब तुम पूछते रह जाओगे कि एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है, दूसरा ट्रू है पहला फॉल्स है, कंफ्यूज करते रह जाओगे। तो कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों देख लीजिए, ऑप्शन में जो होगा वही आंसर होगा, है ना। तो ऑप्शन में बी और डी था तो बी और डी हमने क्या किया, पुट कर दिया। अभी एक और क्वेश्चन आएगा, ऐसा और क्वेश्चन आए, कह रहा है फॉलोइंग आर्गुमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ स्वरूप फैलेसी। अब देखो स्वरूप फैलेसी मैंने पढ़ाया है, ये देखो स्वरूप सिद्धा, है ना। स्वरूप सिद्धा में क्या, हेतु कांट एग्जिस्ट इन पक्षा, पक्षा में किसी तरह से हेतु नहीं मिलेगा। मिडिल टर्म कांट एग्जिस्ट इन माइनर टर्म, मिडिल टर्म जो है माइनर टर्म में कांट नहीं रहता। देखो यहाँ मैंने क्या बोला, साउंड इज क्वालिटी या इटर्नल बिकॉज इट इज विजिबल। तो साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल, या साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज विजिबल, दोनों का दोनों एग्जाम्पल इसमें सही होगा। देखो क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कह रहा है साउंड इज इटर्नल प्रोड्यूस्ड, नहीं सॉरी विरुद्ध है, साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल। तो ये सी इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल थर्ड हो जाएगा, है ना। ये इसीलिए बोलता हूं सारा पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। दे कैन नॉट बोथ, मतलब कॉन्ट्रारी का बात कर रहा है। कॉन्ट्रारी मतलब ऑल और नो, यानी कि सी और डी का बात कर रहा है। देख लो सी और डी, है ना। एक मिनट ए और बी, एक मिनट, ओ शिट माय मिस्टेक, दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स है, सब कॉन्ट्रारी मतलब सम और सम नॉट, ए और बी आंसर।
ठीक है, सॉरी, बोथ कैन नॉट बी ट्रू, वो होता है कॉन्ट्रारी, है ना। जी जी जी, सॉरी, दैट्स माय मिस्टेक। अरे तबियत खराब में कभी कभी हो जाता है यार, क्या करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 44, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स इन्वॉल्व फैलेसी ऑफ आश्रय सिद्धा। अब देख लो आश्रय सिद्धा मैंने क्या बताया था। आश्रय सिद्धा, पक्षा जो है माइनर टर्म इटसेल्फ अनरियल है, देयर कांट बी लोकस ऑफ हेतु, मतलब ये इमेजिनरी होता है, रियल नहीं होता है। तो यहाँ क्या बोला, स्काई लोटस, स्काई लोटस इज फ्रेगनेंट बिकॉज इट इज अ लोटस लाइक एनी अदर लोटस। ये वाला एग्जांपल होगा, देखो ये देखो, स्काई लोटस इज अ फ्रेगनेंट बिकॉज इट इज अ लोटस लाइक लोटस ऑफ अ लेक, किसी झील का। तो एग्जाम्पल भी सेम है, याद रखना, है ना, इसलिए देखो जाके उसको। चलो क्वेश्चन क्या है 45, विच लॉजिकल फैलेसी इज कमिटेड, को बोल रहा है कौन सा लॉजिकल फैलेसी जो है वो कमिटेड है। एथिस्ट हैव नॉट प्रूवन दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट देयरफॉर वी कैन कंक्लूड। अरे भाई साहब थेथोलॉजी, अपील टू इग्नोरेंस, क्योंकि यही तो बात कर रहा है कि नास्तिकों ने यह सिद्ध किया कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, नास्तिकों ने सिद्ध किया, और इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ईश्वर अस्तित्व है, मतलब है ईश्वर का। उन्होंने सिद्ध क्या कर दिया, नहीं है, इसलिए हम निकाल लेंगे कि है। तो दैट इज कॉल्ड अपील टू इग्नोरेंस, थेथोलॉजी। चलो क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नाइदर बी बोथ ट्रू नॉर दे कैन बी बोथ फॉल्स। अरे भाई साहब कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा है, देखो ऐसे बनाओ, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, इसी को बोला गया, क्या बोला गया, कॉन्ट्राडिक्टरी। दोनों एक साथ कभी भी ट्रू नहीं हो सकते, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। तो यहाँ क्या बोल रहा है, सेम सेम चीज बोल रहा है, सेम फाइंड आउट करने बोल रहा है। आप देखो फाइंड आउट करो, देखो इसका आंसर फाइंड आउट करो। चलो एक सेकंड का टाइम लो, मैं देखता हूं। ऑल के साथ सम नोट का केस, तो ए और सी, ए और सी और बी और डी। तो देखो इसका आंसर क्या दिया गया है, यहां देखो ए और सी दे दिया है ना, ए और सी, तो इसलिए आंसर क्या होगा, ए और सी। बी और डी नहीं दिया, नहीं होगा आंसर, ए और सी। देखो ऐसा ही क्वेश्चन कंफ्यूज करता है और कुछ नहीं है, हलवा है। चलो क्वेश्चन नंबर कह रहा है न्याय स्कूल ऑफ लॉजिक के साथ में कौन सा विरुद्धा का है। तो भैया विरुद्धा के हिसाब से, विरुद्धा का अगर हम देखें तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। यहां भी हमने पढ़ा है विरुद्धा पे, देखो ये देखो, कहाँ गया भाई विरुद्धा, आजा, ये देखो, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, साउंड इज नॉट पेरिशेबल बिकॉज इट इज कॉज, द एयर इज हेवी बिकॉज इट इज एम्प्टी, है ना। क्योंकि मिडिल टर्म माइनर टर्म का एग्जिस्टेंस प्रूव करना चाह रहा था और उसने नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव कर दिया था। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म, कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल बोलते हैं, है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, कह रहा विच इनफॉर्मल फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट, कौन सा है, efforts have been going on for centuries to provide conclusive evidence for the claims of astronomy but have not met any access। इसको भी बोलते हैं अपील टू इग्नोरेंस, थेथोलॉजी। देखो एक ही क्वेश्चन दो बार पूछ दिया गया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 49, इफ द प्रोपोर्शन सम फिशेस आर नॉट एग लेइंग एनिमल्स, सम फिशेस आर नॉट एग लेइंग एनिमल्स, ठीक है, इज ट्रू। तो सम नॉट ट्रू है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इमीडिएटली फॉल्स। ये देख लो, ये वाला बोला है ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब ऑल वाला, ऑल फिशेस आर एग लेइंग एनिमल्स। ये देखो कुछ था नहीं सर, व्हेन आई लेफ्ट माय ऑफिस फ्यू मिनट्स अगो देयर वाज नो कॉफी ऑन माय टेबल। भाई साहब कुछ देर पहले क्या कहा कि भैया वो अपना ऑफिस ये करके गया था, छोड़ के गया था, तो वहां उसके टेबल पे कॉफी नहीं था। नाउ व्हेन आई रिटर्न, जब वो वापस आता है, देयर इज ए कप ऑफ कॉफी, उसके बाद एक कॉफी है लाइंग ऑन माय टेबल, उसके टेबल पर। देयरफॉर आई कैन कंक्लूड दैट समबडी मस्ट हैव ब्रॉट अ कप ऑफ कॉफी। इसलिए वो कंक्लूड क्या कर रहा है कि भाई साहब कोई आया होगा और कॉफी रख के चला हो गया। इसको बोलते हैं अर्थपति, है ना। जैसे कोई देवदत्ता था जो मोटा था, ठीक है, वो बोलता दिन में हम नहीं खाते हैं, तो इसका मतलब क्या, वो रात में खाता होगा। तो सेम चीज यहाँ अर्थपति निकल रहा है, पॉस्टुलेशन। आंसर क्या होगा, पॉस्टुलेशन, दैट इज अर्थपति। चलो देखा, फर्स्ट इट इज सेइंग आउट लेट, then it is called not calling home, then wild parties, then before you go you know it your life will be completely out of control, someday you will be glad that you had a lockdown, which informal fallacy committed। बोल रहा है पहले देर तक बाहर रहना, फिर घर ना बुलाना, फिर बेतहासा पार्टियां, और इससे आपको पता चले कि आपका जीवन पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। किसी दिन आप खुश होंगे कि आपके पास लॉकडाउन था। उपरोक्त तर्क में कौन सा भाई साहब, पहला वाला तो ठीक है, बाहर रहना वगैरह, इसको बोलते हैं स्लिपरी स्लोप। एक स्टेटमेंट फिसला कि भाई साहब सारा का सारा बाहर लेके चला गया। चलो
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट की बात कर रहा है ना, आ जाओ लॉजिकली इक्विवेलेंट बात देखते हैं। कह रहा है नो फिलोसफर आर इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब नो वाला, नो इंडस्ट्रियल फिलोसफर मतलब नो फिलोसफर आर इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है ये हो गया एक। नो इंडस्ट्रियल फिलोसफर दोनों हो गया, ए और बी पक्का। ऑल नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट आर नॉन फिलोसफर, तो ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट आर फिलोसफर हो गया, तो ये तो गलत हो गया। ऑल फिलोसफर आर नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑल फिलोसफर आर नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब कोई भी फिलोसफर नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, तो वही बात ये भी कह रहा है, यानी कि ए बी और डी आंसर हो गया। क्या हो गया? ए बी और डी आंसर हो गया। चलिए कह रहा है 53, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ द फैलेसी ऑफ साधारण नैरो मिडल अकॉर्डिंग टू द नया स्कूल ऑफ लॉजिक। आ जाओ देखो साधारण की बात हम देखते हैं। ये देखो कहा था सभ्य विचारा, फैलेसी ऑफ इरेगुलर मेथड का 3 टाइप, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। हेतु क्या था? बहुत वाइड है, यहाँ सपक्ष और विपक्ष साथ में लेके चलता है, इसलिए बोला हिल एज फायर बिकॉज इट इज नोएबल। ये देखो यही एग्जांपल यहाँ होगा। एक मिनट, अच्छा दूसरा एग्जांपल भी दे दिया। ओके ओके एक मिनट, साधारण, हाँ साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, ठीक है साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, ये तो असाधारण का एग्जांपल है। एक मिनट, ओ नैरो मिडिल टर्म है ना, तो ये किसका? असाधारण, ऑफ असाधारण, असाधारण का एग्जांपल है। वही मैं बोला कि उसमें साधारण कह सकते हो। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, तो इसको बोलते हैं क्या भाई साहब? इसको बोलते हैं असाधारण। चलो उसके बाद है कह रहा है 54, सॉफ्ट ड्रिंक सेक्टर हैज शोन गुड ग्रोथ। थोड़ा सॉफ्ट ड्रिंक जो है अपने जो सेक्टर है, ठीक है सॉफ्ट ड्रिंक का सेक्टर जो है, सॉफ्ट ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ठीक है ना, उसी को ना बोलते हैं जी, हाँ हैज सॉन गुड ग्रोथ इन द प्रॉफिट्स ओवर पास्ट फ्यू ईयर, कुछ पास्ट फ्यू ईयर्स में ये इसका ग्रोथ अच्छा रहा है। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड, हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ईच इंडिविजुअल सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी मेकिंग गुड प्रॉफिट, हर सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रहा है, ये हम लोग कंक्लूड कर दिए। अब आर्गुमेंट क्या है, बोल रहा है कौन सा पॉलिसी है, ये बात बताओ। तो इसको हम लोग बोलेंगे फैलेसी ऑफ डिवीजन। फैलेसी ऑफ डिवीजन क्या होता है कि होल के बेस पर हम सिंगल को जज कर देते हैं, है ना, जैसे कार पूरा अगर ब्लू है तो उसका इंजन भी ब्लू होगा, ऐसा वाला स्टेटमेंट। बात समझ में आए? जी सर। चलो कह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, है ना, देखो कौन सा लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ऑल एरोप्लेन्स आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑल सॉरी नॉन है रे यार, क्या मैं बोल रहा हूँ, नो एरोप्लेन्स आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो ये बात एक स्टेटमेंट है। ऑल नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नॉन एरोप्लेन्स, मतलब ये नॉन काट दो, ये नॉन काट दो, तो ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर एरोप्लेन्स, तो ये तो बात नहीं होगा, ये ऑल वाला केस है, वो नो का केस है। नो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर एरोप्लेन्स, जस्ट अपोजिट है, तो ये भी होगा ये भी होगा। ऑल एरोप्लेन्स आर नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये भी बात बिल्कुल सही है कि सारे एरोप्लेन जो है नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, तो मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है, तो वही बात तो ऊपर वाला भी कह रहा है, तो ए सी और डी आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 56, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल लॉजिक, न्याय के हिसाब से इन्वॉल्व द साधारण मिडिल टर्म बिलोंग बीइंग टू वाइड, देख लो आ गया ना, असाधारण था इसीलिए नैरो टर्म मिडिल टर्म बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिडिल टर्म बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे देखो वो एग्जांपल आ जाएगा कहाँ पे, द हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल, तो वो असाधारण का एग्जांपल है। ये देखो असाधारण में है ना, यहाँ देखो हेतु इज टू नैरो, नैरो है, और यहाँ टू वाइड है, वहां नैरो लिखा हुआ था जी सर, और यहाँ पे क्या, ये देखो कहा गया मिडिल टर्म टू वाइड है, इसका एग्जांपल भी ये दिया गया, इसीलिए कोई भी चीज गलत नहीं है। चलो यहाँ पे आंसर वो हो जाएगा, ये देखो है ना, साधारण में कहा गया, साधारण में हिल इज फायर बिकॉज इट इज नोएबल, और यही आंसर यहाँ पे दिया गया, तो ये मैंने 49 वाले मिनट वाले में पढ़ाया। चलो क्वेश्चन नंबर 57 आइए देखते हैं। 56 हो गया क्या? हाँ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, विच इनफॉर्मल फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट, कौन सा आर्गुमेंट है भैया, क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इज आवर कंट्री हैज बीन डिक्लाइनिंग फॉर इयर्स, क्या बात कर रहे हो, हायर एजुकेशन का क्वालिटी डिक्लाइन किया ईयर्स में। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड बियॉन्ड डाउट दैट द यूनिवर्सिटी टीचर्स आर नॉट डूइंग वर्क, सर फॉल्स को जाइए, क्या यूनिवर्सिटी टीचर नहीं पढ़ा रहे इसलिए हायर एजुकेशन डाउन हो गया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इसको फॉल्स कॉज कहा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। When I ask my friend for my way about his residence over the phone,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज इज यूज्ड बाय मी टू हियर एंड अंडरस्टैंड व्हाट माय फ्रेंड सेज एज पर क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। न्याय के हिसाब से क्या बोल रहा है, जब मैं अपने मित्र से फोन पर उसके निवास स्थान के बारे में पूछता हूं तो शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र विद्यालय है ना, न्याय के अनुसार मेरा मित्र जो कहता है उससे सुनने और समझने के लिए न्याय के ज्ञान के आधार में किस उपकरण का उपयोग करता हूं, तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि वो एक्सटर्नल चीज यूज कर रहा है, क्या आपका कान है ना, उसकी वजह से प्रत्यक्ष। हालांकि ये मेरे हिसाब से होना चाहिए शब्दा, लेकिन आंसर यही दिया गया है परसेप्शन, तो आप परसेप्शन लेके चलिए। चलिए, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन और लॉजिक ऑफ स्कूल डिराइव फ्रॉम द कंपैरिजन, कंपैरिजन की बात जहां आ गई वहां उपमान को रख दो, टिक है ना। चलो, उसके बाद हेल्थ केयर आर रिफॉर्म्स इन इंडिया विल नॉट वर्क सिंस आवर हेल्थ केयर सिस्टम सिंपली कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड, विच फैलेसी जो है वो चलेगा। भारत में स्वास्थ्य देखभाल सुधार काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सुधार नहीं किया जा सकता। तो ये है बेगिंग द क्वेश्चन, जहां से हेल्थ केयर वाला शुरू हुआ वहीं हेल्थ केयर पे आगे खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 61, इन क्लासिकल इंडियन फिलोसफी स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान, स्वार्थ और परार्थ किसके लिए है, इंस्ट्रक्शन लॉज में कौन सा, तो बोल रहा है भाई अनुमान के लिए, स्वार्थ और परार्थ अनुमान। चलो, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, यू आर रियली मस्ट ट्राई टू बी सेलेक्टेड इन द बास्केटबॉल टीम। बिल्कुल सही है, बिकॉज माई अंकल हु टीच फिलोसफी सेज दैट यू हैव अ रियल पोटेंशियल। अच्छा एक बात बताओ, इनके चाचा हैं फिलोसफी के टीचर और कह रहे हैं कि भैया तुमको तुम्हारे में पोटेंशियल है किस चीज का, बास्केटबॉल का। क्या है, अनक्वालिफाइड अथॉरिटी या इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मतलब इनको फिलोसफी का नॉलेज हो सकता है क्या, इनको बास्केटबॉल का नॉलेज होगा नहीं, तो वो चीज बोलते हैं अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी। चलो, कह रहा है जस्ट कैन नॉट बिलीव मिस्टर सुरेश कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ मर्डर since there is no way Mr. Suresh could kill someone, which fallacy committed above argument। तो इसको बोलते हैं क्या, बेगिंग द क्वेश्चन, क्योंकि जहां से शुरू हुआ वहीं पे मर्डर पे शुरू हुआ, मर्डर पे खत्म हुआ मिस्टर सुरेश को लेकर। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता कि श्री सुरेश हत्या के दोषी नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे श्री सुरेश की हत्या कर सके। तो ये बात बिल्कुल सही है, मतलब स्टेटमेंट सही है, और इसका आंसर क्या होगा, बेगिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64, according to the Indian school of logic, knowledge resulting from the prior knowledge of invariable concomitance between two objects, तो इसको बोलते हैं अनुमान। क्या बोलते हैं, अनुमान, प्रायर नॉलेज है ना, पहले से नॉलेज होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद खत्म है ठीक है, तो उसके बाद कहानी खत्म। ये लीजिए आपका हो गया लास्ट इन लॉजिक खत्म, है ना। बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन थे यार, कुछ नहीं करके जाना, बस आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, जितना मैंने पढ़ाया ना, दोनों वीडियो लगा लोगे रिवीजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको रट लीजिएगा, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। हेत्वाभास जरूर रट के जाना, आता है उससे क्वेश्चन, और आपका वो जो 5 टाइप से न्याय के उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।